चलिए हेडिंग डालिए तो। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी क्यों है यह समझ लीजिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। पिछले कुछ क्लास में जो हम काम कर रहे हैं वह कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन पर काम कर रहे थे, जिसमें एक बात स्पष्ट हो गया था कि ये जो लायोफोबिक सोल होता है वह चार्ज के द्वारा ही स्टेबल होता है। जब तक चार्ज रहेगा नहीं तब तक कोलाइडल सॉल्यूशन ये लायोफोबिक वाला बनेगा नहीं। अब ये चार्ज दो तरह का, सेम नेचर का चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया था, आप याद कीजिए। AgI नीचे जाके बैठ गया था तो इसी पर हम लोग किसका एडजॉर्प्शन करा दिए थे, Ag प्लस का। ऐसा भी तो हो सकता है कि AgI पर हम लोग एडजॉर्प्शन करा दें I माइनस का। अरे कॉमन आयन होना चाहिए, चाहे वह कॉमन आयन पॉजिटिव हो चाहे वह कॉमन आयन निगेटिव हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन बात थोड़ी सी बदल जाएगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज सोल और ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज सोल। इसमें सेम नेचर का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इसमें सेम नेचर का चार्ज जो है वह निगेटिव है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, तो हम यहाँ से ये समझ चुके हैं कि लायोफोबिक सोल में चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव चार्ज सोल कहेंगे और निगेटिव वाले को हम लोग निगेटिव चार्ज सोल कहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि यदि हमको दो ग्लास में दो सॉल्यूशन दे दे, एक पॉजिटिव चार्ज सोल हो और एक निगेटिव चार्ज सोल हो, और हमको पहचानने के लिए बोले कि बताइए कौन पॉजिटिव चार्ज सोल है और कौन नेगेटिव चार्ज सोल है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? क्या देखने से आपको पता चलेगा कि किस में चार्ज पॉजिटिव है और किस में चार्ज निगेटिव है? ये कतई संभव नहीं है, देखने से पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस, कुछ काम करना पड़ेगा, और यही काम कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर केटाफोरेसिस। अब इस काम में करना क्या होता है, इस बात को समझिए। इस तरह का एक नली टाइप का एक बर्तन लीजिए, एक प्लेट यहाँ पर आप लगा दीजिए, कॉपर प्लेट, और एक कॉपर प्लेट या कोई भी मेटालिक प्लेट यहाँ पर लगा दीजिए और इसको सेल से जोड़ दीजिए। ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। इसको हम लोग कहेंगे एनोड। याद कीजिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अब आपको क्या करना है, इस नली में भर देना है कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप चेक करना चाहते हैं कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है, इसमें आप भर के स्विच को ऑन कर दीजिए। आप जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यदि अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो निश्चित है कि उसका मूवमेंट कैथोड की तरफ होने लगेगा। बोलिए हाँ या ना। अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और यदि अंदर में निगेटिव चार्ज होगा, तब अंदर में यदि निगेटिव चार्ज होगा तो ये भागने लगेगा किस तरफ? एनोड की तरफ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और होगा कोई एक के गो, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप देखे थे ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर सेम नेचर का चार्ज क्रिएट होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप स्विच ऑन किए और 4-5 मिनट के बाद कुछ पार्टिकल इस प्लेट पर जमता हुआ नजर आए, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि कैथोड पर जमा हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अंदर में कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव। और 5 मिनट के अंदर यदि वो एनोड पर जमा होने लगे, वहाँ पर एडजॉर्ब होने लगे उस प्लेट पर, तो वैसी स्थिति में कहलाएगा ये निगेटिव चार्ज सोल। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस को सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
If negative charge is present on the surface of colloidal particle, then colloidal particle moves towards anode, and if positive charge is present on the surface of colloidal particles, then particle moves towards कैथोड। इस तरह से पता चल जाएगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर निगेटिव चार्ज है। आप इस फिगर को पहले बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हम इस एक ही सॉल्यूशन में दोनों चीज़ को दिखा दिए, निगेटिव को भी पॉजिटिव को भी, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज भी रहे और कोलाइडल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज भी रहे। ये कभी संभव है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो आपस में जुड़कर तुरंत नीचे बैठ जाएगा वो। फिगर बनाने के बाद दोनों लाइन लिख लेंगे। लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। यहाँ है छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो। If positive charge present on the surface of colloidal particles, then it move towards cathode, and if negative charge present on the surface of colloidal particles, then it moves towards anode। आप चेक कर लीजिएगा पॉजिटिव निगेटिव को एक बार फिर से। पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ और निगेटिव है तो एनोड की तरफ। ठीक है, लिखा हो।
ये वाला मिटा दें क्या इधर? जो बात आज चल रहा है और अगले 2 दिन तक और चलेगा, मतलब 3 दिन तक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस बोर्ड से भी हों, सीबीएसई से हों, बिहार बोर्ड से हों। शॉर्ट टाइप में ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है इस चैप्टर से। शॉर्ट टाइप में यही सब पूछवे करता है, या तो यहाँ लॉन्ग टाइप हो जाता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं है इसमें। अगला हेडिंग डालेंगे पेप्टाइजेशन। अब ये पेप्टाइजेशन का प्रोसेस क्या है या पेप्टाइजेशन क्या है, इसको भी आपको पहले फिगर में और रिएक्शन पर समझना पड़ेगा, तब आप डिफाइन कीजिएगा तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। लिखें क्या? देखो, इसको एक रिएक्शन से समझिए। FeCl3 और NaOH पानी में डालोगे ये घुल जाता है, एक्वस होता है। यह भी पानी में घुल जाता है, इसीलिए हम दोनों को एक्वस लिखे हैं। ये अंदर जाके बनाता है FeOH का होल 3, और ये सॉलिड होता है, पानी में घुलता उलता नहीं है, और साथ साथ बनता है NaCl। यदि हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन के दौरान यह भी एक्वस होता है। एक्वस का मतलब यह भी पानी में घुल जाता है। एक्वस एक क्यू डॉट डाला हुआ है। जो नीचे जाके बैठ गया वह तो प्रिसिपिटेट बना देगा, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, या शॉर्टली इसी को इंडिकेट किया जाता है किस चीज़ से? पीपीटी से। यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में होता है, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दूसरी बात, ये नीचे जाके यदि बैठ गया तो बैठने वाला काम तो सस्पेंशन में होता है ना। सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, एक सस्पेंशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक ट्रू सॉल्यूशन। तो नीचे बैठने वाला काम सस्पेंशन में होता है। यदि ये नीचे बैठ गया तो निश्चित है कि वह सस्पेंशन बन गया है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना है। कोलाइडल सॉल्यूशन यह तब बन जाएगा जब यही मॉलिक्यूल नीचे में बैठे नहीं, या यदि बैठ गया है तो हम यदि एक बार फिर से उसको सॉल्यूशन में मिला दें तब, मतलब इसको प्रिसिपिटेट हम नहीं रहने दें, सॉल्यूशन में मिला दें तो मिलाया जाएगा। यह जो प्रिसिपिटेट बना है, जो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है, हम चाहें तो इसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका भी बेहद आसान तरीका है। पहले आप इस रिएक्शन को थोड़ा समझ लीजिए और लिखो। तो रिएक्शन मिटाना पड़ेगा, इसको बीचे में लिखा गया है। आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। उसमें क्या करना है, आपको FeCl3 डालना है। FeCl3 यदि इस पानी में डालिएगा तो ये कैसे टूटेगा बताइए तो? Fe3 प्लस में, और साथ साथ टूटेगा 3Cl माइनस में, यानी 1Cl माइनस, 2Cl माइनस और 3Cl माइनस, ऐसे ही ना टूटेगा। इसी को ना हम लोग 3Cl माइनस कहते हैं। अब आप क्या कीजिए, 3 मॉलिक्यूल डाल दीजिए, किसका? NaOH का। तो ये क्या टूटेगा? 3Na प्लस में और 3OH माइनस में। यह दोनों आपस में मिलकर बना देगा FeOH का होल 3, और ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर 3 मॉलिक्यूल बना देगा किसका? NaCl का। इसका जो नेचर होता है वह सॉल्यूशन में घुलने वाला नेचर नहीं होता, ये नीचे में जाके बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट बना देता है। जैसे AgCl, AgI नीचे में जाके बैठ जाता है, उसी प्रकार यह भी नीचे में जाके बैठ जाता है।
तो अब ये जो नीचे में बैठ गया FeOH का होल 3, जिसको हम एक PPT के रूप में देख रहे हैं, और नीचे में बैठेगा तो वो, यदि शीशा के ग्लास में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो नीचे में दिखेगा कि नीचे में बैठ गया है। तो हमको क्या करना है कि अब इसको बैठने नहीं देना है, या बैठ गया तो इसको एक बार फिर से सॉल्यूशन में मिला देना है। पेंदी पर इसको रहने हम नहीं देंगे। कैसे? एक आसान काम है। आप आप इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए जिसके पास कॉमन आयन हो। आप जरा बताइए, ये जो नीचे बैठा है उसमें Fe3+ बना हुआ है ना। यदि हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसके पास Fe3+ हो तो ये कॉमन आयन हुआ। जैसे कल AgI पर Ag+ जाके चिपक गया था, उसी प्रकार आपको नहीं लगता है कि FeOH के होल 3 पर Fe3+ जाके चिपक जाएगा और ये कोलाइडल पार्टिकल बना देगा FeOH का होल 3 Fe3+, यही ना बनाएगा। एक पार्टिकल पर एक जाके बैठा, दूसरा पर दूसरा बैठेगा, तीसरा पर तीसरा बैठेगा, चौथा पर चौथा बैठेगा। जैसे जैसे कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा, ये जो नीचे में बैठा हुआ है वह धीरे धीरे सॉल्यूशन में मिलने लगेगा। इस प्रकार एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट को या सस्पेंशन को हम किस में बदल दिए हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में। कैसे? बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। ये जो Fe3+ आया है, ये कहाँ से आया है? ये किसी इलेक्ट्रोलाइट से आया है। अब किस इलेक्ट्रोलाइट से आया है? किसी से भी आ सकता है। Fe3SO4 का होल 2, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिक सल्फेट। और ये टूटेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिक सल्फेट। ये टूटेगा तो Fe3+ में टूटेगा और टूटेगा 3SO4 2- में, 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 निगेटिव चार्ज। तो टूटने के बाद ये Fe3+ दे रहा है या नहीं? मतलब कॉमन आयन है या नहीं? कॉमन आयन बनेगा तो कल जिस तरह से एडजॉर्प्शन हुआ था आज भी एडजॉर्प्शन होगा, और हर बार एडजॉर्प्शन होगा, वो तो उसका नेचर है। तो इस प्रकार से वह कन्वर्ट कर जाता है प्रिसिपिटेशन से या प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन से या सस्पेंशन से कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो आप इसको भी बनाइए। ये जो लिख बनाया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको भी लिखिए, फिर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। ये समझ में आया? समझने में दिक्कत भी है क्या इसको? वादा भूले नहीं हैं हम, याद वाद है ना। तुम्हारे इसी आदत की वजह से तुमको आज मार फिर लगेगा। आज लगेगा, बोला का है नहीं। नहीं नहीं, रुको ना, रुको, दिवाली में जगाना बहुत जरूरी है। पूछने पर नहीं बोलेगा, हड्डी तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुमको नीचे उतर के पीटे हम। अगला दिन करना। अब समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा ना बोलो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। हम पूरा टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिए बोल बोल के, तुमको हाँ ना बोलने में दाती लगता है। हो गया, लिख लिए? लिखेंगे, इसको डिफाइन कीजिए। अब लिखिए, कन्वर्जन ऑफ freshly prepared precipitate into colloidal solution by addition of a small amount of soluble electrolyte having
having common ion is called peptidation. Conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by addition of a small amount of soluble electrolyte having common ion is called peptidation. क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है? अगला हेडिंग डालिए, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। हाँ, आया नहीं करो, यही नाम है। अजूबा क्या लगता है, तुम्हारे नाम पर थोड़ी ना नाम होगा इसका। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। पेप्टाइजेशन में हम लोग क्या पढ़े बताइए तो? नीचे में जो प्रिसिपिटेट, अच्छा सुनिए, इसका यदि इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते, जो कि एक परफेक्ट डेफिनेशन है, यदि आप इसको इतना लंबा चौड़ा में नहीं लिख सकते तो आप शॉर्टकट में एक लाइन लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सस्पेंशन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नीचे में जो चीज़ बैठ गया उसका मतलब है वह सस्पेंशन है, और इस सस्पेंशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बदले हैं, चाहे जैसे बदलेंगे वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, पेप्टाइजेशन। और बदलने का यही प्रोसेस है, बस प्रोसेस को इसमें कंसीडर कर दिया गया है और इस डेफिनेशन में हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। यदि याद ना रहे तो एक लाइन का यह डेफिनेशन भी पेप्टाइजेशन के लिए दे सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सस्पेंशन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। लेकिन इसमें 2 नंबर में 1 नंबर देगा, 1 नंबर काट लेगा, पूरा का पूरा नंबर यहाँ आपको इस मैटर में देगा। हाँ, इस डेफिनेशन लिखने के बावजूद भी यदि आप ये काम कर देते हैं, ये फोटो वगैरह बना देते हैं और प्रिसिपिटेट वगैरह का चर्चा कर देते हैं, तब समझ जाएगा सामने वाला कि वो आप जान रहे हैं सब बात को, भले आप लिख नहीं पाए हैं, तो शायद आपको पूरा नंबर दे दे। अब ध्यान दीजिए इधर, तो हम ये बोले कि वो देने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि पूरा नंबर देगा या नहीं देगा। हम लोग रहेंगे तो दे देंगे, लेकिन हमारे इतना बढ़िया इंसान सब नहीं ना रहता है। ठीक है बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, पीट देते हैं अलग बात है, उससे खराब थोड़े हो गए। देखो देखो, पच नहीं रहा है, बढ़िया जो बोल दिए पचा नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, बहुत खराब है। सुनो, अब हंसी मजाक बंद कीजिए। देखिए इधर नीचे में जाके ये जो बैठा तो सस्पेंशन था, और सस्पेंशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बदले तो प्रोसेस कहला गया पेप्टाइजेशन। अब यदि इसी को जो कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल गया, हम चाहते हैं कि इसको एक बार फिर से नीचे बैठा दें, बताइए तो क्या करना पड़ेगा? समझा हम क्या बोले? सो नीचे बैठा हुआ था, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए तो ये सस्पेंशन से बदल गया कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब हम तुमको ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम चाह रहे हैं कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बना दें सस्पेंशन, मतलब एक बार फिर से ये नीचे जाके बैठ जाए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये जो डाले थे, एडिशन किए थे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको निकाल लेंगे, निकल लेगा। निकालने वाला काम तो तुमसे होने से रहा। पानी में नमक घुल गया, अब तुम कह रहा है कि नहीं अब हमारा निकाल लेंगे, दाना दाना चुनेंगे, चुनाएगा तुमसे? अब ये प्रोसेस नहीं होगा। वेपोराइज कर देंगे तो सॉल्यूशने नहीं बचेगा, तो सॉल्वेंटे भाग गया तुम्हारा। सुनिए, ये इसी काम को कहा जाता है कोगुलेशन। रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। पेप्टाइजेशन का ठीक उल्टा क्या कहलाता है? कोगुलेशन। अब देखिए, इसी को हम यदि दूसरे भाषा में लिखना चाहें दूसरे तरह से, तो हम लोग कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। लेकिन उसका प्रोसेस यदि इसी डेफिनेशन में कंसीडर कर दे तो ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन बनेगा, तो उस बात को हम तो बाद में बोलेंगे। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये काम होगा कैसे, आप दिमाग लगा के बताइए, और आप कर सकते हैं। देखिए, यदि तुमको इसको एक बार फिर से नीचे में बैठाना है तो तुम कुछ ऐसा करो कमाल कि ये जो Fe3+ है ना, ये यहाँ से हट जाए, और ये यदि यहाँ से हट जाएगा तो निश्चित है वो नीचे जाके बैठ जाएगा।
तो ये चीज़ संभव है तब जब कॉमन आयन के एडजॉर्प्शन, कॉमन आयन का जो एडजॉर्प्शन हुआ है उसको हम हटा लें। हटा लेंगे तो ये पॉसिबल है। कैसे हटेगा वही सब बात अब इस टॉपिक में आप समझिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बार नीचे बैठा देते हैं, फिर विलियन बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर सॉल्यूशन बना देते, फिर नीचे बैठा देते हैं। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं चल रहा है, ये सब प्रोसेस है जो आपको समझना है। यही सब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा और पूरा कंसेप्चुअल तरीका है ये सब। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखिएगा कोची, पहले देखिए लिखना क्या है। अभी तने बताइए तो ये प्रीसिपिटेट क्या बना था यहाँ पर? FeOH का होल 3, यही था ना प्रीसिपिटेट। जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना तब यह पार्टिकल क्या था? FeOH का होल 3 और एडजॉर्ब्ड कॉमन आयन कौन है इसमें? Fe3+। यही है ना आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। आप क्या कीजिए, ये कैसे हटेगा सो बता रहे हैं। क्या कीजिए, इसमें कस के NaOH मिला दीजिए एक्सेस अमाउंट में। वही मतलब हुआ। तो इससे ये क्या होगा, अंदर में जाके टूट जाएगा Na+ में और OH माइनस में। Na+OH माइनस Na+OH माइनस बहुत सारा बन जाएगा यदि आप एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे। तो ये FeOH के साथ मिलके बना दिया था FeOH का होल 3 जो नीचे जाके बैठ गया था। जब आप एक्सेस अमाउंट में मिलाएंगे तो क्या ये OH माइनस बैठा हुआ रहेगा? सेम नेचर का चार्ज सेम नेचर का चीज आपस में एसोसिएट करता है, लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज तो आपस में कस के एसोसिएट होता है। ये क्या करेगा, Fe3+ और OH माइनस तीन को मिल के एक बार फिर से ये बना देगा FeOH का होल 3। एक मॉलिक्यूल इधर से भी बैठेगा और एक मॉलिक्यूल इधर से भी बैठेगा। जैसे पिछला क्लास में हम लोग AgI पर काम किए थे। AgI पर कौन एडजॉर्ब हुआ था? Ag+। हम चाहते हैं कि ये नीचे जाके बैठ जाए, तो तुम एक्सेस अमाउंट में Ki डाल दो। Ki डालोगे तो कैसे टूटेगा बताओ तो? K+ में और I माइनस में। K+ सॉल्यूशन में घूमता रहेगा, ये I- अधिक मात्रा में जब आप डालेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो इसको दर्शन होगा इस पार्टिकल से। Ag+ और I- फटाफट रिएक्शन करके मिलेगा और Ag+ अब चार्ज तो खत्म हो जाएगा ना जब वो मॉलिक्यूल बना लेगा, तो अपने आप ये अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा और एक बार फिर से ये नीचे जाके बैठ जाएगा। Ag+ चार्ज के कारण, देखो ध्यान देना इधर, चार्ज के यह भी सेम नेचर का चीज है। एसोसिएशन यहाँ भी होगा, लेकिन एसोसिएशन होगा तो सॉल्यूशन में वो नीचे जाके बैठ के एसोसिएशन होगा ना, चूंकि यहाँ पर चार्ज नहीं रहा, क्योंकि चार्ज की वजह से ही ना यह सॉल्यूशन में फैला हुआ था। सेम नेचर का चार्ज खत्म हुआ, उसका रिपल्सन खत्म हुआ, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सिंपली इसको कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। आप एक काम कीजिए, लिखिए तो नीचे रो देखिए। आप इसको छोड़ ही दीजिए वो सब बात, हम आगे एक नए टॉपिक में वो सब बात लिखा देंगे। इसको डिफाइन कीजिए आप। नहीं फिगर नहीं बनाना, लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ सस्पेंशन, सॉरी, conversion of colloidal solution into suspension, conversion of colloidal solution into suspension is called coagulation or flocculation। आ रहे हैं तुरंत। चंदन थोड़ा देखिए तो बाहर। देखो तो एक आदमी निकल के, चंदन नहीं है क्या? बुड़बक है। हाँ चंदन नहीं है, चंदन है।
मोबाइल ले लीजिए, फ़ोन पे से पेमेंट कर दीजिएगा। ले लीजिए ना, तुम बता देता। क्या लिख लिए क्या? दूसरा इसका और करके दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। हो गया, लिख लिए। अच्छा, ये कोगुलेशन का प्रोसेस होगा कैसे? बाय रिमूवल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। एरो दीजिए, लिखिए। कोगुलेशन अकर्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। Coagulation occurs in the colloidal solution by removal of charge, by removal of charge present on the surface of, present on the surface of colloidal particles। कोलाइडल पार्टिकल्स। एक मिनट, आ रहे हैं तुरंत। नीचे एरो दीजिए और लिखिए चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स removed by the following process। charge present on the surface of colloidal particles removed by the following process। लिखिए नंबर 1, एडिशन ऑफ excess amount of electrolyte, addition of excess amount of electrolyte। जैसे AgI पर जब Ag प्लस जमा था तो इसमें यदि हम KI डालेंगे अधिक मात्रा में तो I माइनस वहां से निकलेगा एक्सेस अमाउंट में। ये I माइनस Ag प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा? AgI। एक AgI यहाँ से निकलेगा और एक Ag प्लस और I माइनस से AgI निकलेगा, तो कुल कितना AgI निकलेगा? 2, और ये नीचे जाके बैठ जाएगा। कोगुलेट कर गया कि नहीं? इसी में अगला सुनो, यदि इसी AgI में Ag प्लस में यदि हम SO4 माइनस माइनस वाला डालें तो Ag प्लस और SO4 माइनस माइनस आपस में मिलकर क्या बनाएगा? Ag2SO4। तो इसके लिए तुमको कुल कितना पार्टिकल लेना पड़ेगा? 2। तो AgI भी ना 2 को नीचे बैठेगा तो ये बना देगा 2AgI और प्लस बना देगा Ag2SO4। यदि हम, हाँ ध्यान रहे ये सब एक्सेस अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट में नहीं लेंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा। यदि इसी के जगह पर AgI में ही AgI Ag प्लस में इसी सेम कोलाइडल सॉल्यूशन में हम अलग अलग आयन पर बात कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए आप PO4 3 माइनस डाल देते हैं तो 3 माइनस के साथ तो 3 प्लस न जुड़ेगा, तो इसका कितना पार्टिकल लेना पड़ेगा? 3। तो क्या बनाएगा बताइए? तो 3AgI नीचे जाके बैठेगा और बनेगा Ag3PO4। बोलिए हाँ या ना? ये कितना आयन है? एक। ये कितना आयन है? खींच के लपड़ देंगे।
ये दो आयन है रे, एक आयन है चार्ज 2 है, ये भी एक आयन है चार्ज 3 है। तो यह अकेला आयन केवल एक पार्टिकल को कोगुलेट किया, यह अकेला आयन 2 पार्टिकल को कोगुलेट किया, और यह अकेला आयन 3 पार्टिकल को कोगुलेट किया। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग आयन का कोगुलेटिंग पावर जो होता है वह अलग अलग होता है, और जिसका जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा उसका कोगुलेटिंग टेंडेंसी या कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। एक और बात, ये आई माइनस आया कहाँ से? के आई से। हम सिर्फ उसी आयन का चर्चा किए जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का नहीं है उसका चर्चा हम नहीं किए। ये आया के आई से, ये आया होगा K2SO4 से, ये आया होगा K3SO4 से। समझ में आई बात? उतारिए। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद एक ही आयन आपके काम का होगा, चाहे वह केटायन होगा या एनायन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज सोल है, इसीलिए हर बार हम एनायन का उपयोग किए हैं। यदि यह नेगेटिव चार्ज सोल होता तब हम हर बार केटायन का उपयोग करते, इलेक्ट्रोलाइट के केटायन का उपयोग करते। समझ में आ रहा है तुमको जी? ये कैसे हो गया? छाप लिया रे, यहाँ तक छाप लिया तो अगला हेडिंग डालो, कोगुलेटिंग आयन। जब तुम के आई डाला था इस सॉल्यूशन में तो के आई का कौन आयन तुम्हारे काम का है? आई माइनस का है, क्योंकि आई माइनस ही ना कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट का वह आयन कोगुलेटिंग आयन कहलाता है जो कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करता है। इट मीन्स दैट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन। नीचे डिफाइन कीजिए, दैट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डाले आप कोगुलेटिंग आयन, हेडिंग डाल के तब लिखिएगा, दैट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, that ion of electrolyte which coagulate the colloidal solution, which coagulate the colloidal solution, which coagulate the colloidal solution is called coagulating ion, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन। सुनिए, बस एक लास्ट लाइन है। हम कहेंगे कि फॉर पॉजिटिव चार्ज सोल एनायन इज कोगुलेटिंग आयन, एनायन एक्ट एज कोगुलेटिंग आयन, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज सोल और फॉर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन केटायन एक्ट एज कोगुलेटिंग आयन। नीचे रो दीजिए और लिखिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज सोल, फॉर positive charged soul anion act as coagulating ion, anion act as coagulating ion, and for negative charged soul and for negative charged soul and for negative charged soul cation act as coagulating ion। जिस आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। और ध्यान दीजिए, इसी बात को हार्डी सोल्जे नाम का एक साइंटिस्ट ने बताया और उसके नियम से ये नियम पड़ गया जिस पर हम कल काम करेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक।